बच्चे अगर माना हमारे पास 100 थे, बड़ा खुश होकर पढ़ाते थे, बच्चे रह जाएंगे 10, बड़े खुश होकर पढ़ाएंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मार खाई है किसी ने तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली टीचरों ने, उस स्कूल को चलाने वाले संचालक ने। यदि मुझसे एज ए पेरेंट्स पूछा जाए कि आप इस कोरोना काल में अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, बड़ा क्लियर कर दूँ आपको कि जो ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में बच्चों को तो कोरोना हो ही नहीं रहा, एक बात, लेकिन सेफ्टी चाहिए। कोरोना और शिक्षा दो ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय हर किसी के लिए अहम हो चुके हैं। कोरोना काल के दौरान अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वह है शिक्षा, शिष्य और शिक्षक। एक और देश भर में स्कूलों को बंद कर शिक्षा को ऑनलाइन किया गया, वहीं संसाधनों की कमी के चलते निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चों को इससे दूर भी किया। बात सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की हो या साधारण से निजी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट की, हर किसी ने न तो महंगे फ़ोन ले सके और न ही लैपटॉप। ऐसे में स्कूल बंद रहे तो उनके पास पढ़ने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा। अब लगभग 2.5 माह के अंतराल के बाद एक बार फिर से स्कूल खुले हैं। स्कूल तो खुले हैं लेकिन हाजिरी औसतन 30% ही रही। ऐसे में अभिभावकों के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। कोरोना के चलते बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर तो है ही, वहीं स्कूल फिर से बंद होने की अफवाहों के चलते आर्थिक मार भी उनके लिए चिंता बनी हुई है। अभिभावकों की इन्हीं परेशानी को लेकर HR ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने शहर के ऐसे स्कूल संचालकों से बात की जिन्होंने शहर में निम्न और मध्यम वर्ग के आबादी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सालों से इन शिक्षकों ने अपने 30 साल तक के करियर में पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को शिक्षा दी। जी, मेरा नाम शशि कुमार सहगल है। मैं 12 क्वार्टर रोड पे जो सुमन हाई स्कूल है उसका डायरेक्टर हूँ और आपकी चैनल का स्वागत है यहाँ आने पे। आज तो हम नॉर्मल बैठ के यहाँ पे खेलते हैं, शाम के समय एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि जिम वगैरह सब बंद है, तो शाम को हम 5-7 स्कूल संचालक यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं, फिर चाय पानी पी के अपने घर को निकल लेते हैं। हाँ जी, पूछिए मैडम जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, इस टाइम में जो कोरोना की जो स्थिति चल रही है, इस समय में एक पेरेंट की बात की जाए, एक जो मिडिल क्लास पेरेंट्स की बात की जाए, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल कि इस समय में वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें या प्राइवेट में भेजें, क्या अगर उन प्राइवेट में भेजते हैं तो उनकी फ़ीस कहीं जाया ना जाए, या लंबे समय तक स्कूल अगर बंद रहता है तो ऑनलाइन स्टडी से उनके बच्चों को कितना फ़ायदा होगा। तो एक स्कूल संचालक होने के नाते आप उनको क्या जवाब देंगे उनके क्वेश्चंस के? अभी मेरे साथी से आपने क्वेश्चन पूछा था, एज ए पेरेंट से एक जवाब दूँ पहले तो मैं। यदि मुझसे एज ए पेरेंट्स पूछा जाए कि आप इस कोरोना काल में अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, बड़ा क्लियर कर दूँ आपको कि जो ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में बच्चों को तो कोरोना हो ही नहीं रहा, एक बात, लेकिन सेफ्टी चाहिए। वो पूछेगा तो नहीं, मैं एक सर कोरोना ये नहीं पूछेगा, आपसे बता लग जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने बच्चों की सावधानी रखते हुए, जब भी थोड़ा सा लगे बच्चे को बुखार है या कुछ दिक्कत है, उसको घर पे रोक लें। और सरकार चाहे तो स्कूलों को बंद करे या खोले, इस पे सरकारी या प्राइवेट स्कूल में करना पड़ेगा। नुकसान ले दे के बच्चे का ही होगा, पेरेंट्स का भी होगा। अब वो माँ बाप जो सर्विस करते हैं, दोनों सिंगल फैमिली है, बच्चा कहाँ रखेंगे? बच्चों के अंदर गंदी आदतें, बच्चों के अंदर बुरे विचार, बच्चों की बुरी सोच, सब कुछ हो रही है। तो एक स्कूल अच्छा, अब आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैं स्कूल संचालक के हिसाब से, स्कूल संचालक के हिसाब से मैं आपके प्रश्न का ये कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं और बच्चों की फ़ीस ख़राब हो रही है, कैसा होगा? तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो मुसीबत आई है केवल हिसार के और हमारे जैसे स्कूल पे नहीं आई, पूरे हिंदुस्तान पे आई है। ऐसी स्थिति में देखो हालात तो अच्छे नहीं हैं, माता पिता के पास पैसे नहीं हैं। अगर 2% 3% बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जो 5, 7, 10 स्कूल वाले यहाँ बैठे थे अभी, और हमारे 2-3 साथी गए हैं, इन स्कूलों ने पिछले साल भी ना तो फीस बढ़ाई थी, मैं कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ एफिडेविट पे आपको, ना तो फीस बढ़ाई थी, ना दाखिला फ़ीस ली थी। बहुत से चैनलों ने स्कूल वालों को कहा लुटेरे हैं, इनको फ़ीस का लालच है। मानवता के नाते ना तो फीस बढ़ाई थी और ना ही इन्होंने दाखिला आदि अदर फंड से लिए थे। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इन सभी स्कूल वालों ने मेरे समेत 20 से लेकर 30% तक, 40% तक बच्चों की फ़ीस को माफ़ भी किया था। इस बार भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप फीस भी बढ़ा सकते हो 10%, दाखिला भी ले सकते हो, अदर चार्ज भी ले सकते हो, परंतु हम लोगों ने निश्चय किया है नॉर्मल सी अपनी फ़ीस को रखते हुए, फंड को भी, दाखिला फंड, ये फंड का नाम को ज़्यादा मोटा ना करते हुए थोड़ा सा डाल दें। हाँ, स्थिति और ज़्यादा देनी होगी उसको भी हो सकता है हम छोड़ दें, पर जब हाई कोर्ट ने कहा ले सकते हो तो थोड़ा बता लेंगे भी सही।
लेकिन पेरेंट्स के साथ हमारा वही व्यवहार रहेगा जैसा उनके खुशहाली के दिनों में था। और जब किस मुसीबत आई है तो थोड़ा उनको भी लेस करेंगे, थोड़ा बहुत उनके साथ चलेंगे। तो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो जाने दो सर, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। सरकारी स्कूल के भी अपनी लिमिट होंगी, कमरे थोड़े हैं, सिस्टम अभी उनका पूरा बना नहीं है। तो ये हमारे को प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच में जो भिड़ंत है वो ना करवाओ। हाँ, भिड़ंत करवानी है तो अच्छे रिजल्ट की करवाओ, पिछले 25 साल के रिजल्ट निकाल लो उनके, हमारे निकाल लो। कहीं हम 21, 20 नहीं तो 19 नहीं तो 21 तो हम बैठेंगे। और बोलिए ना सर, अगर बात की जाए एक इस समय कोरोना के टाइम पे जो चुनौतियाँ आई स्कूल संचालकों के सामने, चाहे वो टीचर्स की सैलरी देने की बात हो या अदर्स हो, तो उसमें क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या आप उन चुनौतियों से दोबारा सामना कर पाएंगे? मैडम, बहुत बड़ी स्टडी करके आप आए हैं, लगता है आपके परिवार में कोई ना कोई टीचर जरूर है प्राइवेट स्कूल के अंदर। चलो, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस क्वेश्चन का आंसर इस रूप में देंगे मैडम, जो कोरोना काल में दिक्कतें आई, सबसे पहली दिक्कत तो उन स्कूल संचालकों पे आई जिनकी बिल्डिंग लोन पे थी या किराए पे थी, और हमारे कई स्कूल संचालक साथी स्कूल छोड़ गए, बंद कर गए, और कईयों ने आत्महत्या कर ली। आज मैं उन साथियों के लिए बड़ा भावविभोर सा हो रहा हूँ। और उन साथियों के लिए और मुसीबत हो गई जिनकी 10-10 गाड़ियाँ हैं, उन 10 गाड़ियों का उन्होंने बीमा करवाया, 2 महीने चली, फिर लॉकडाउन लग गया, अब फिर बीमा करवाया, 2-2 साल के बीमे उन गाड़ियों के हो गए, उनकी किस्तें हो गई, वो तो बेचारे जीते जी मर गए। स्कूल संचालकों का तो ये हाल है। लेकिन माता पिता के साथ भी हमारी सहानुभूति, पूरी सहानुभूति है, और पहले भी सहानुभूति रखते थे। कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ते समय उसके फादर एक्सपायर हो गए, 2 भाई बहन है तो हम एक ही फीस लेते थे, और पहले भी अगर माता पिता जिंदा हैं, 3 भाई बहन है तो हम एक ही आधी करते थे, और कभी कभी एक की पूरी भी कर देते थे। और फीस का हमारे यहाँ क्या होता था, सर जी आज तो फीस इस महीने नहीं है, अगले महीने, कोई बात नहीं। कोई हम किसी भी बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर गर्दन के ऊपर उंगली रख के फीस लेते थे, अब भी दे दो भाई जितनी दे सकते, कोई बात नहीं, किस्तें बना लो भाई। तो माता पिता को पूरा 100% सहयोग दे रहे हैं। थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, तो थर्ड लेयर में ये बोल रहे हैं कि बच्चों पे ज़्यादा खतरा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस समय डर रहे हैं स्कूल में भेजने से। अगर देखी जाए आंकड़ों की तो अभी 2 दिन ही हुए हैं स्कूल खुले, तो 2 दिन में जो आंकड़ा रहा है अपने ज़िले का लगभग 25% रहा है बच्चों की हाजिरी का। तो पेरेंट्स को इस तरह से कैसे उनको मोटिवेट आप करोगे कि उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, जो आने वाली लेयर है उसके लिए कैसे प्रिपेयर? हमारी हरियाणा सरकार की जो नीति है बहुत स्पष्ट और बढ़िया है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार के अंदर जो बैठे हैं मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है, और लगता है कि उनकी नज़र बच्चों पे है। मैं भी एक छोटे छोटे बच्चों का दादा नाना हूँ, तो बच्चों से जितना प्यार मुझे अपने दादे, कहते हैं ना मूल से ब्याज प्यारा होता है, जितना मुझे अपने पोता दोते से प्यार है, इतने बाकी बच्चों से भी प्यार हो। इन्होंने बिल्कुल सही किया, 10वीं से 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले, बड़े बच्चे हैं, कहना मानते हैं, और कोरोना काल में आने वाली मुसीबतों को देखते हुए सेफ्टी का ध्यान रखते हुए चलते हैं। मैंने तो मास्क नहीं लगा रखा, मैंने इंटरव्यू देना था, आवाज़ साफ आ जाए, बुजुर्ग आदमी आवाज़ में कहीं गड़बड़ सी हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो बड़ी क्लासें खोलेंगे, उसके बाद वो 6ठी से लेकर 8वीं खोलेंगे। जब 6ठी से 8वीं खोलेंगे और थोड़ा सा भी शक होगा, हम स्कूल संचालक जितने यहाँ बैठे हैं और बाकी मेरे भाई जो हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं, ये वादा करते हैं आपसे, जैसे ही सरकार कहेगी बंद करो, वो 2 दिन के लिए कहेगी, हम 3 दिन के लिए कर देंगे। परंतु बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, माता पिता की जो मेहनत की कमाई है उसको ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे बच्चे अधिक से अधिक पढ़ें। ऑनलाइन जो बच्चों जो घर बैठ के वीडियो उसके आपके कंप्यूटर से या इससे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो हो रही है मैडम, उन बच्चों की आंखें देखिए आप, उन बच्चों का चेहरे की रौनक देखिए आप, सारी जाती रही। और आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक करें, ज़्यादा केयर बच्चों के आ रही है। तो मुझे हिंदुस्तान का भविष्य भी चाहिए, हिंदुस्तान का भविष्य अंधा नहीं होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और ऐसी आँखें हों जो शत्रु को देखते ही नहीं भस्म कर दें। तो सर कुछ एक फीडबैक भी आए होंगे पेरेंट्स के ऑनलाइन स्टडी को लेकर के, या फिर? आए मैडम, बहुत आते हैं। और देखो जैसे हमारे पास बच्चे हैं तो 400-500 पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े होते हैं। अब जो हमारे स्कूल संचालक हैं इनके साथ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उन पेरेंट्स के साथ हमारा ये नाता नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ते हैं हम फीस लेते हैं और ख़त्म कहानी, नहीं, उनके साथ हमारा घरेलू नाता है। एक एक बच्चे पर नज़र रहती है, और हम पूछते हैं बच्चे की थोड़ी भी तबीयत ढीली है इसको मत भेजो, उसको सिंपल सा खांसी जुकाम है, कोरोना नहीं भी है तो भी कहते हैं भाई इसको घर रखो। आता है बच्चा, सबसे पहले उस बच्चे की गेट पे ही हाथ को साबुन से या
सैनिटाइज जो भी है उसे करके क्लास में जाता है, उसका तापमान ना देखा जाता है, थोड़ा सा भी तापमान ऊपर होता है उसको अलग करके उसको फिर मैसेज देते हैं ले जाओ बच्चों को। और प्रत्येक कमरे को डेली आप आके चेक करो, मशीन है हमारे पास, या खुद कर देते हैं या पीएन से कहते हैं भाई जितने बच्चे बैठने हैं उन कमरों के अंदर आप मार के दवाई और उसको साफ़ करो। इतना तो हम करते हैं और पेरेंट्स से भी सलाह लेते रहते हैं क्या करें। अब जैसे पेरेंट्स बोले जी वैन चलाओ, हमने कहा वैन कैसे चलाएं, अगर उसके अंदर जब 6 फुट की दूरी है तो एक वैन के अंदर जिसमें 11 पास है उसमें बच्चे ही 2 आएंगे तो सर खर्चा भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ऐसे स्थिति में आप थोड़ी दिक्कत करो, आप क्या बच्चों को छोड़ जाओ स्कूल और टाइम से उसको ले जाओ। और अब अभी तो 6ठी 7वीं 8वीं खुलने में 3 दिन है, भगवान ने चाहा तो कोरोना भी ख़त्म हो लेगा, घबराओ ना, फिर से वो खुशहाल दिन आएंगे, ठीक है, फिर से अच्छे दिन आएंगे, बढ़िया दिन आएंगे। और जो माता पिता के साथ हमारा थोड़ी सी दूरी हुई है वो दूरियां और नज़दीक आएंगी, दूरियां ख़त्म होंगी, ये वादा है। हम बड़ी पॉजिटिव और धनात्मक सोच के साथ चलते हैं कि माता पिता जो है ना हमारे लिए एक प्रकार से विश्वास करके बच्चा हमारे पास भेजते तो हम उनका विश्वास तोड़ेंगे नहीं। तो सर अगर बात की जाए पेरेंट्स के हित की, बच्चों के हित की, तो क्या आपकी एसोसिएशन भी कोई ऐसे कदम उठाती है कि सरकार से उनके सामने, सरकार के समक्ष आप उनकी बातें रखें? बिल्कुल बिल्कुल उठाती है जी सरकार ने। देखो मैं उदाहरण देता हूँ आपको, धारा 134 के तहत शिक्षा का अधिकार जो था उसके तहत हमसे कहा कि 10% बच्चे फ्री पढ़ाने हैं, हमने फ्री पढ़ाए। सरकार ने वादा किया था पैसे देंगे, हमें कोई फ़ीस नहीं मिली 7 साल से 8 साल से। हम सरकार के पास गए, हमने कहा इन बच्चों को आप इनके खाते में पैसा डालें, सरकार ने नहीं डाला। इससे बड़ा हम क्या कर सकते हैं भाई। बच्चे को जो गरीब बच्चा है उसको पैसा दें आप, और वो उसकी इच्छा जहाँ चाहे वो वहीं पढ़े, कोई जरूरी है सुमन स्कूल में पढ़े, वो सेंट मैरी में पढ़े, वो जिंदल में पढ़े, और दून और जो शिमला के अंदर बड़े बड़े स्कूल वहाँ जाके पढ़े बच्चे जो पैसे मिलेंगे तो सरकार उनको पैसा देना। जैसे BPL वालों को राशन चावल वगैरह वगैरह देती है, ऐसे BPL वाले बच्चों को फीस भी दे दे 1000 रुपये 500 रुपये। और 1500 क्यों देती है, थोड़ा टैक्स और बढ़ा दे, उनको 2-2 हज़ार फीस दे बच्चों को। ला भाई तेरे बच्चे को 2000 रुपये हैं, कितने बच्चे, 4 बच्चे, लो जी 8000 आपको मिल गया, बच्चा कहीं पढ़ाओ, ऐसा कर दे सरकार। तो सर ऐसे कैसे, मतलब इस समय जो एक नया रूल आया है अभी रिसेंट, जहाँ तक हमने पढ़ा, अभी आदेश दिए गए कि बच्चे जो सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा के लिए जो बुक्स मिलती थी उसके लिए भी इस बार उनको सिर्फ 300-350 रुपये उनको कैश दिए जा रहे हैं कि आप वहाँ लें। तो कहीं ना कहीं जा करके ये सरकार एक तरफ तो CBSE कर रही है और दूसरी तरफ उनसे बुक्स तक की। मैं बेटे कोई बात बोलूँ वो सरकार की आलोचना बन जाएगी, सरकार सोचेगी कि हमारी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अगर सच्ची बात हो तो आलोचना भी करनी पड़ेगी। सरकार कहती है और जनता कहती है कि प्राइवेट स्कूल वाले लुटेरे हैं, प्राइवेट किताबें लगाते हैं, इसीलिए प्राइवेट किताबें लगाते थे। सरकार कभी भी सरकारी किताबें अपने टाइम पे पूरा नहीं करती। हमने कोर्ट में केस लगाया था, हमें सरकारी किताब दो, परंतु दो हमें फरवरी के महीने में, जिससे कि हम अप्रैल में दे के अपनी पढ़ाई शुरू कर लें। कहाँ है सरकार, अपने गरीब बच्चों को किताबें नहीं दे पा रही तो हमें कहाँ से किताबें देगी। एक बात यहाँ नीति सरकार को थोड़ी अपनी बच्चों की संख्या उनके पास पहले होती है, संख्या से तो किताबें कौन सी चेंज हो रही हैं, उन किताबों को पहले छाप दे, बड़े आराट में बड़ी संख्या में छाप दें। प्राइवेट पब्लिक टीचर भी तो छापते हैं, सरकारी या प्राइवेट स्कूल है सबसे सस्ती पड़ती है, उनकी 8वीं का सेट 1500 का बैठता है और इतना सरकारी का सेट बैठ जाता है। तो सर जो 1500 का सेट बैठता है सरकारी स्कूल की बात करें तो कहीं ना कहीं अब वो 300 रुपये में कैसे उनकी खानापूर्ति करेंगे या किस तरह? आप मैंने आपके पास हथियार है, हम बोलेंगे तो हम तो कहलाए जाएंगे कि सरकार के लिए विरोध कर रहे हैं, आप बोलेंगे तो आपका तो काम है, आप करें इस चीज़ को। लेकिन ये बात पक्की है 300 में किताबें नहीं आती, 300 में तो 10वीं वाला बच्चा जो है ना वो अपनी कापियाँ ही खर्च कर देता है। मैं बड़ी दावे के साथ कहता हूँ जो मैथ की 10th की क्लास है, 9th में मैथ की किताब है, उस पूरी मैथ की किताब को ख़त्म करने में, पूरा करने में कम से कम 7-8 कापियाँ लगेंगी, एक चैप्टर एक कापी खा जाती है, कहाँ पूरा होगा। और वर्दी 300 में वर्दी कहाँ से बनती है भाई। बस ठीक है, शब्दों को ना बोलते हुए तो इतना ही कहूँगा कि सरकार जो करे अच्छा, वो सरकार का तो यही नियम है, वकील भी मैं, दलील भी मैं, अपराधी भी मैं और जज भी मैं, तो सरकार जो करती है अच्छा करती है, उसके लिए तो आगे हम बोल ही नहीं सकते। तो सर अब आने वाले समय के लिए आप लोगों की क्या रहेगी, स्कूलों को लेके, बच्चों को लेके? हमारी रणनीति मैडम बिल्कुल साफ़ सुथरी है, पहले भी पढ़ाते थे जी जान से, अभी जी जान से पढ़ाएंगे। बच्चे अगर माना हमारे पास 100 थे, बड़ा खुश होकर पढ़ाते थे, बच्चे रह जाएंगे 10, बड़े खुश होकर पढ़ाएंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मार खाई है किसी ने तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली टीचरों ने, उस स्कूल को चलाने वाले संचालक ने,
उसको गाड़ी का टैक्स बीमे वगैरह देने पड़े, जबकि गाड़ियाँ चली नहीं, 2-2 साल गाड़ियाँ नहीं चली और दोनों साल उसने बीमा करवाया है। रोड पे चलने के लिए जो पैसे देने होते हैं सरकार को वो दिए हैं। मरी हैं तो बेचारी हमारी मैडम है, और मैं ये बड़ा कहता हूँ उनके लिए कि आपने बड़ा त्याग किया है। वो रौनक आएगी, वो दिन भी आएगा। और मैं जब मेरे पास कोई टीचर लगने आता है स्कूल के अंदर, तो मैं इंटरव्यू लेते समय, इंटरव्यू तो क्या लेना, टीचर तो अपने आप में टीचर ही होता है, लेकिन इंटरव्यू लेते समय कहते हैं इस पेशे में मत आओ, टीचिंग लाइन में मत आओ। नहीं जी, टीचिंग लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये फिर ध्यान रखना, आप अपने राधा कृष्ण जी की जीवनी देखो, ये टीचिंग लाइन जो है त्याग की लाइन है, और एक टाइम भूखा भी रहना पड़ेगा। कर लोगे? हाँ जी करेंगे। मेरा आ जाओ फिर टीचिंग लाइन में। हमारे पास टीचर जो आते हैं वो बिल्कुल फ्रेश बीएड होते हैं, और उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। 1 साल में 6 साल में उनको ट्रेन ऐसा कर देते हैं, बढ़िया से बढ़िया टीचर हो जाते हैं और बढ़िया स्कूल देख लेते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ। तो हमारी माँ बाप के साथ अब भी यही रहेगी, उनके साथ सहानुभूति करते हुए जितना भी हो सकेगा हमसे। मैडम ये तो होगा नहीं कि पूरे साल भर की फ़ीस माफ़ कर दें मैडम, फ़ीस तो हमें लेनी पड़ेगी उन टीचरों के लिए, अपने लिए नहीं, टीचरों के लिए। ये तो शुक्र है हमारी बिल्डिंग अपनी हो गई, और कुछ हमारे पे लोन ज़्यादा नहीं है, चल रहा है काम। लेकिन अगर लोन होता तो हमारी स्थिति देखो क्या होती। और कई, मैंने पहले बताया ना आपको, कई स्कूल संचालक आत्महत्या कर गए, स्कूल बेच गए, और कई पे इतना लोन हो गया कि मुझे नहीं लगता है कि वो अगले 3-4 साल में वो लोन अपना उतार पाए। हालात बुरे हुए हैं, भगवान नहीं करेगा तीसरी लहर आएगी, कोई बात नहीं, मिल के मुकाबला करेंगे, हम करेंगे, हमारे साथी टीचर करेंगे, हमारी मैडमें करेंगी, जो स्कूल में पढ़ाती हैं उनके माता पिता करेंगे, और बच्चों को बिल्कुल सुरक्षा रखते हुए, देश का भविष्य सुरक्षित रखते हुए हम उनको आगे लेके चलेंगे। सर, जैसे कि अभी हरियाणा की बात की जाए तो हाई कोर्ट में जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने दलील दी थी कि इतने लंबे समय से वो इतनी भारी फीस दे रहे हैं स्कूलों को, तो क्या इस समय में वो उनकी फ़ीस माफ़ नहीं कर सकते, या अभी भी उन पे ज़ोर डाल रहे हैं फ़ीस वो करने के लिए? तो उनके लिए आप क्या जवाब उनको पेरेंट्स को देना चाहोगे या उनको समझाना चाहोगे? आपके इस सवाल में मैं दोनों को जवाब देना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा और माता पिता को भी देना चाहूँगा। पेरेंट्स सारी एक ही बात होगी, स्कूल संचालक को देना चाहूँगा। मेरे स्कूल संचालक भाइयों, मुसीबत की घड़ी आई है, इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ सहानुभूति रखें। अगर ज़्यादा हिसाब किताब हो लंबा हो गया, उसकी किस्तें बना दें। ये तो कोर्ट ने भी कहा 3 किस्तें, 4 किस्तें, 5 किस्तें। अगर आपके पास लगता है कि भाई स्कूल में फीस ही नहीं दे सकता, और केवल अपने कॉलर ऊँचे करने के लिए और सोसाइटी में दिखाने के लिए मेरा बच्चा इस कॉन्वेंट स्कूल में, इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, दिखाने के लिए अगर ले गए हो तो उस दिखावे को कम कर दो, कम फीस वाला स्कूल देख लो भैया, पढ़ाई तो एक जैसी होती है। और गवर्नमेंट में जा रहे हो तो अच्छी बात है, ऐसी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन ये देख लो माहौल कहाँ का कैसा है। आप गवर्नमेंट में को जी माहौल तो भाई वो आपको जाके देखना पड़ेगा। मेरे आसपास भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो भाई भगवान ने सारी उंगलियां तो बराबर नहीं करी है। सरकार भी ऐसा ही कर रही है, अपने सरकारी बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है। एक स्कूल यहाँ पे है तो उसको CBSE बना दिया, वही सरकारी स्कूल है वो हरियाणा के अंदर ही है, वो हरियाणा के अंदर रखा हुआ है, तो अपने बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है। तो पेरेंट्स के साथ भेदभाव तो थोड़ा होगा, भाई छोड़ दो महंगे स्कूल को, सस्ते स्कूल में चले जाओ, ठीक है जी। तो दोनों को दे रहा हूँ, और थोड़ा सा कोशिश करो माता पिता, स्कूल की कुछ तो फीस दो, थोड़ी तो दो भाई। आपने 7 साल 10 साल बच्चा पढ़ाया, उन्होंने कोई ना कोई सहयोग तो दिया होगा। और लेकिन हमारे पास जो मंच पे बैठे हुए जितने भी स्कूल संचालक हैं, इन्होंने मैंने पहले उदाहरण दे दिया था आपको कि हमने कैसे करके बच्चों को पढ़ाते हैं और कैसे बच्चों की फ़ीस कम ज़्यादा कर लेते हैं। हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 500 फीस तो 5 12 5 60 6,000 ही फीस लेंगे। अरे नहीं भाई, मुसीबत आ गई है, कोई बात नहीं, आधी कर लो, कोई बात नहीं सर, 25% लेस कर लो, कोई बात नहीं। पर इतना भी ना करो ना कि हम इतना लेस कर दें कि पता चले कि हम ही बिक जाए। हमारे साथ तो पता है क्या हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए आप किसी रेडी पे गए मूंगफली लेने के लिए, और आपने कहा भी 8 आने की मूंगफली दे दे। उस भाई ने आपको 8 आने की मूंगफली दी, और मूंगफली तोलते समय उसका रुपया गिर गया, आप मूंगफली खा ली और रुपया निकल आया, तो आपके दिमाग में था इस दुकानदार ने फिर भी कमाया होगा। हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमारी फ़ीस ही मारी जा रही है, फिर भी कह रहे हम लुटे रहे हैं, हमारी ये दुकान स्कूल वाले ने फिर भी लूट लिया होगा। हमारे साथ तो ये हो रहा है। जिंदगी हमारी जो है ना स्कूल संचालकों की फुटबॉल की तरह है, जो आता है किक मार देता है, कोई बात नहीं, हम उसमें खुशहाल जिएंगे और देश को आगे लेके जाएंगे।